आज पढ़ते हैं पाठ उपनिवेशवाद व देहात इतिहास भाग 3 का अपना पाठ जो है उपनिवेशवाद और देहात। सबसे पहले तो इस शब्द को देखते हैं, उपनिवेशवाद क्या है। ब्रिटिश शासन यानी अंग्रेज राज जो भारत में सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना की गई थी वो कब हुई थी? 1757 के बाद। युद्ध कौन सा था? प्लासी। प्लासी का युद्ध इतिहास में ऐसी घटना है जिसके बाद अंग्रेजों का शासन जो है, ब्रिटिश शासन जो है वो स्थायी हो गया, लगभग परमानेंटली जो है वो हो गया। अंग्रेजी भारत में किस उद्देश्य से आए थे? उपनिवेशवाद का जो नारा है वो था केवल व्यापार करना, अर्थात भूभाग नहीं व्यापार करना। अंग्रेजों ने भी यही काम किया था, अर्थात आते तो अपन छाछ मांगने के लिए हैं और घर के मालिक बन बैठते हैं, या फिर अंगुली पकड़ते पकड़ते पुंचा पकड़ने वाला काम जो है वो अंग्रेजों ने किया है। अब उपनिवेशवाद जो है वो सबसे पहले बंगाल में स्थापित हुआ था, प्रथम बार। तो सबसे पहले भारत में उपनिवेशवाद की या औपनिवेशवाद की स्थापना कहाँ की गई? बंगाल में। अब उपनिवेशवाद क्या है? यानी ब्रिटिश शासन व्यवस्था के तहत इंग्लैंड के लोग, ब्रिटेन के लोग जिन देशों में अपना व्यवसाय चलाते थे, अपना व्यापार चलाते थे, उपनिवेश करते थे। निवेश का अर्थ है कि जहाँ पैसे लगाना और व्यापार करना, फिर क्या कहलाते? उपनिवेशवाद। ऐसा ही उपनिवेश जो था वो भारत था अंग्रेजों का। तो उपनिवेश शब्द का अर्थ है यूरोपीय देशों द्वारा प्रमुख रूप से ब्रिटिश शासन व्यवस्था के तहत जो ऐसे देश जहां अंग्रेज अपना व्यापार करते थे वो क्या कहलाए? उपनिवेश। और सबसे पहले भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना किस देश में की गई, किस राज्य में की गई? सॉरी, तो कहाँ हो जाएगा? बंगाल में। ये सबसे पहले यहाँ पे हुई थी। अब उपनिवेशवाद के तहत अपन देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश शासन व्यवस्था के तहत या फिर इंग्लैंड की सरकार के द्वारा ऐसा एक बंद पत्र दिया गया कि आप ईस्ट जो देश हैं, ईस्ट क्षेत्र के देश हैं, वहाँ पर आप यानी पूर्व देशों के अंदर क्या है कि आप व्यवसाय कर सकते हैं या व्यापार कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो यहाँ के बाद होती है। देहात का अर्थ है ग्रामीण। देहात का अर्थ है ग्रामीण। अब अपन सबसे पहली चीज जो देखते हैं वो देखते हैं उपनिवेशवाद के तहत भूमि प्रबंध जो है, यानी भूमि बंदोबस्त। भूमि बंदोबस्त। अब सबसे पहले जो है भूमि बंदोबस्त किस प्रकार किया गया है और कहाँ किया गया है तो वो अपन देखते हैं। सबसे पहले ये व्यवस्था बंगाल में लगाएगी, फर्स्ट बार। कहाँ लगाएगी? बंगाल में। कौन सी व्यवस्था थी? ऐसा भूमि का नियमन या प्रणाली जो मान लीजिए भूमि के कर के लिए स्थायी एक राशि निश्चित कर देती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बंगाल में सबसे पहले ईस्ट मरारी भू प्रबंध, जिसको आप दूसरा नाम दे सकते हैं। देखो ई से क्या है? इस्त, इस्त अपन क्या बना देते हैं? स्थायी। तो आपको इतना याद रखना है, स्थायी बंदोबस्त। बंदोबस्त हमेशा के लिए कितना भी अंग्रेज जो हैं यानी एक निश्चित कर फिक्स कर देते कि इतना जो है वो जमींदारों के माध्यम से लिया गया। अंग्रेज बहुत ही निश्चित राशि फिक्स कर देते हैं कि स्थायी या इस्तमरारी प्रबंध के तहत, भूमि प्रबंध के तहत अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल के ऊपर अपना अधिकार जमाया। अब बंगाल के ऊपर अधिकार जमाया तो उन्होंने कहा कि स्थायी बंदोबस्त लगाते हैं। तो स्थायी बंदोबस्त किन किन के मध्य लगा था? तो दो चीजें आपको याद रखनी है। एक तो अपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस जमींदार। जमींदार जो है, तो जमींदारों के मध्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य एक समझौता हुआ कि भाई
अंग्रेजों ने कहा कि हमारे को तो आप हमेशा इतना ही जो है वो टैक्स अपनी जमीन के ऊपर देते रहना, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। स्थायी जो है इस्तमरारी है बंगाल में सबसे पहले लागू किया गया, और जिस समय बंगाल में लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर जो था वो कौन था? कार्नवालिस। कार्नवालिस कौन था? बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। गवर्नर जनरल का पद बाद में सृजित किया गया था, तो गवर्नर जनरल नहीं होकर केवल गवर्नर होता था। कार्नवालिस उस समय बंगाल का क्या था? गवर्नर था। यदि क्वेश्चन आ जाए इस्तमरारी भू प्रबंध व्यवस्था सबसे पहले कहाँ की गई है, तो वो बंगाल में की गई है, और उस समय गवर्नर कौन था? तो कौन हो जाएगा? कार्नवालिस। अब इन ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के मध्य समझौता हो गया कि भाई हमारे को तो फिक्स एक राशि कर के रूप में आप लोगों को अदा करनी है या फिर देनी है। अब कई बार अकाल पड़ जाता तो ये बेचारे जमींदार तो थे, ये राशि जमा नहीं करवा पाते, तो फिर क्या है कि इनकी जो थी वो नीलामी, भू नीलामी कर देते। इस मरारी भू प्रबंध कब लागू किया गया है? तो 1793 में। एक तो ये याद रखना है, इस्तमरारी भू प्रबंध व्यवस्था या स्थायी भूमि बंदोबस्त जो है किस सन में लागू किया गया था? 1793 में। अब अपन दूसरी चीज चलते हैं, जब ये जमींदार कर अदा नहीं कर पाते या फिर मान लीजिए टैक्स नहीं दे पाते, तो क्या होता? इनकी जमीन क्या कर देते? नीलाम, यानी जमीन की क्या हो जाती? नीलामी। ऐसी ही नीलामी की एक घटना हमारे सामने आती है, वो बंगाल के बर्दवान प्रदेश की आती है। क्या नाम लिखा हुआ है? बर्दवान। कब? 1797 में। 4 साल बाद 1793 में इस्तमरारी भू प्रबंध व्यवस्था सर्वप्रथम बंगाल में लागू की गई। कब की गई? 1793 में। जिस समय ये व्यवस्था लागू की गई उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? कार्नवालिस। और जब ये जमींदार अंग्रेजों को अपनी लगान की राशि या फिर मान लीजिए टैक्स नियमित जमा नहीं करवा पाते तो उनकी जमीनें नीलाम कर देते। नीलामी की ऐसी ही घटना बर्दवान में 1797 में आपके सामने आती है। लेकिन नीलामी की ये व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी या फिर अंग्रेज सफल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ये जमींदार जो थे इनके लिए प्राय राजा शब्द काम में आता है। यदि क्वेश्चन आ जाए राजा शब्द किन के लिए प्रयुक्त होता था, तो शक्तिशाली जमींदार थे, अर्थात जिनके अंदर बहुत सारे गांव आते थे। जैसे मान लीजिए ये यहाँ का जमींदार है और इसके अंतर्गत एरिया में जैसे एक अपने आज वर्तमान में एक जिले के अंदर जितने गांव आते हैं, राजस्व गांव जो है राजस्व गांव आते हैं, वैसे ही इस जमींदार के अंदर ज्यादा गांव आते, वो जमींदार राजा कहलाता, क्योंकि वो जमींदार क्या होता था? शक्तिशाली होता था। और जब ये जमींदार नियमित रूप से लगान नहीं दे पाता तो इनकी जमीनें नीलाम कर दी जाती। ऐसी घटना बर्दवान में मिलती है 1797 में। लेकिन ये नीलामी कौन लेते? इन्हीं राजा के जो एजेंट होते, मंत्री होते, यही खरीद लेते। इसका अर्थ इसके ऊपर अधिकार किसका रहता? राजा का। खरीद लेते, बोली लगा देते, पैसे देते नहीं, दोबारा अंग्रेजों को नीलामी करनी पड़ती, दोबारा इन्हीं में से मिले जुले लोग जो होते चमचे वही खरीद लेते और राशि नहीं देते। इस प्रकार से क्या है कि इनकी जो भू व्यवस्था है वो एक प्रकार से असफल होती है। कार्नवालिस की ये नकारात्मक व्यवस्था थी, इसके सकारात्मक परिणाम भी अपने सामने आते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अपनी जो इस मरारी भू प्रबंध व्यवस्था है, इसके तहत जो जमींदार होता उसका व्यक्ति यानी अधिकारी, जमींदार का अधिकारी जो क्या करता? राजस्व एकत्र यानी राजस्व इकट्ठा करने के माध्यम से खेतों में जाता था लोगों के। तो जमींदार का अधिकारी जो राजस्व एकत्रित करने के हिसाब से जाता उसे क्या कहते हैं? अमला। क्या कहते हैं? अमला। तो एक तो प्रश्न अपना यह है कि अमला कौन थे? तो अमला जमींदार का वह अधिकारी होता, वह व्यक्ति होता जो जमींदार के मार्फत या जमींदार के द्वारा लोगों के खेतों में अंग्रेजी या ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो राजस्व इकट्ठा करने के हिसाब से जो व्यक्ति जाता वो क्या कहलाता? अमला। अब आगे देखते हैं जोतदार। जोतदार किनको कहा जाता है, या फिर इनके लिए बहुत सारे शब्द जो हैं गांठीदार या
हवलदार, ऐसे शब्द अपने को मिलते हैं। तो वो शब्द इसी व्यक्ति के हैं। जोरदार कौन है? तो जोरदार कौन थे? जोरदार वे लोग थे जो बंगाल के धनी किसान। तो जोरदारी वर्ग का जो उदय हुआ है वो कौन थे? तो बंगाल के धनी किसान थे। अब अपनी इस्तमरारी व्यवस्था के तहत जो जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना लगान नहीं चुका पाते, या फिर मान लीजिए क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी इस्तमरारी व्यवस्था के तहत लगान की क्या व्यवस्था है, स्थायी है, अर्थात कि 50%, 10% जो भी आपने टैक्स या कर फिक्स कर दिया वो बढ़ नहीं हो सकता। अंग्रेजों को ऐसी आशंका थी कि कभी भूमि में उत्पादन बढ़ेगा, जमीनें जो हैं अच्छी तरह जोती जाएगी, उत्पादन अच्छा होगा, लेकिन हमें तो उतना ही मिलेगा। इसलिए अंग्रेजों ने पहले से क्या है, इसको फुल ऊंची स्तर पर या ऊंची दर के ऊपर फिक्स कर दिया कि 75%, 70%, 80% हमारे को कर देना है, जितना भी देना है उन्होंने फिक्स पहले से बहुत ऊंचा कर दिया। फिर ये नीलामी क्यों होती? क्योंकि अकाल पड़ते, इसीलिए जमींदार बेचारे अपनी नियमित जो थी लगाने नहीं चुका पाते, और उसके अंतर्गत जो अन्य लोग आते वे भी टाइम टू टाइम लगान नहीं देते, या फिर मान लीजिए टैक्स नहीं देते। इसी के चलते इनकी जमींदारियां नीलाम कर दी जाती। और बर्दवान घटना के तहत आपने पढ़ा होगा 75% से अधिक जो जमींदारियां थी वो नीलाम कर दी गई थी। अब अपन देखते हैं ऐसे वर्ग का उदय होता है जोरदार। जोरदार बंगाल के धनी किसान थे जो गरीब किसानों के ऊपर अपना नियंत्रण रखते थे। और जब इस्तमरारी व्यवस्था के तहत इनकी नीलामी होती जमीनों की, तो बंगाल का यह धनी वर्ग जोरदार जो थे वे ही क्या है, जमीन खरीद लेते। तो जोरदार कौन थे? बंगाल के धनी किसान जो थे, जो पराई इस्तमरारी व्यवस्था के तहत जमींदार जो अपना लगान नहीं चुका पाते उनकी जमीनें खरीदते नीलामी के समय। ऐसा वर्ग जो था वो क्या था? जोरदार। अब अपन दो चीजें देखते हैं, एक देखते हैं कुदाल, और एक देखते हैं हल। इन दोनों का औपनिवेश काल में क्या संबंध है? उपनिवेश काल में क्या संबंध है? कुदाल क्या है और हल क्या है? तो कुदाल किसका प्रतीक है? यानी राजमहल की जो पहाड़ियां हैं, राजमहल स्थान विशेष का नाम है राजमहल की पहाड़ियां। तो राजमहल की पहाड़ियों में जो लोग रहते हैं क्या कहलाए? पहाड़िया। पहाड़िया लोग कहलाए, अर्थात जैसे राजस्थानी होते हैं वैसे इनका नाम फिक्स हो गया पहाड़िया। अब कुदाल क्यों कहा गया है? कि राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले जो हमेशा से रह रहे आ रहे थे, प्राचीन समय से पुराने टाइम से रहते आ रहे थे, वो क्या करते? इस कुदाल से खेती करते। किससे खेती करते? कुदाल से, जिसको अपन क्या कह देंगे? झूम खेती। क्या कह देंगे? झूम खेती। हल किसका प्रतीक है? संथाल आदिवासी नाम आपने सुना होगा। ये संथाल लोग पहले मजदूरी के रूप में काम में करते थे। मजदूरी का काम क्या करते थे? अंग्रेजों ने क्या है कि इन्हें इस क्षेत्र में बसाने का काम किया, इनके लिए एक निश्चित भूभाग बना दिया कि यहाँ पर संथाल रहेंगे। अब संथाल जो हैं राजमहल की पहाड़ियों में आकर बसने लगे। तो कुदाल जो है वो राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले पहाड़िया लोग जो है उनका प्रतीक है, उनकी शक्ति का प्रतीक है। और हल जो है, संथाल हल से खेती करते। किस प्रकार की खेती करते? स्थायी खेती। स्थायी खेती। तो संथाल किस प्रकार खेती करते थे? स्थायी खेती। किससे? हल से। अर्थात हल जो है वो संथाल शक्ति का प्रतीक माना गया है, और वहीं पर जो है ये कुदाल वो राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले पहाड़िया लोगों की शक्ति का प्रतीक माना गया है। अब इन दोनों में क्या होता है? विष संघर्ष होता है दोनों में। किन में? इन पहाड़ियों में और संतालों में आपस में संघर्ष होता है। संताल जीत जाते हैं और पहाड़ी लोगों को शुष्क पहाड़ी बंजर भूमि के क्षेत्र में ही धकेल कर सीमित कर दिया जाता है। यह अंग्रेजों की क्या थी? एक चाल थी कि संथालों को यहाँ बसाया जाए ताकि इन पहाड़िया लोगों पर कुछ न कुछ अंकुश लगाया जाए। दीन एक कोही नाम से इनको एक भूभाग आवंटित किया गया था। दीन एक कोही, दीन ए कोही नाम से एक भूभाग जो है इनके नाम स्थायी कर दिया गया था। किनके? संथाल लोगों के। अब संथाल लोगों ने यहाँ रहना स्थायित्व प्राप्त हो गया, यहाँ पर रहने लगे। लेकिन फिर क्या है, यहाँ के जो जमींदार थे वो इनके ऊपर अंकुश करने लगे। किन पर? संथाल पर।
संथाल लोगों पर अंकुश करने लगे। अंग्रेजों ने इनको ऊपर भारी टैक्स या कर लगा दिया और उन्हें लगा कि हमारी ज़मीनें जो हैं वो हड़पी जा रही है, और जो ऋणदाता थे, जो ब्याज के ऊपर ऋण देते संथालों को, जो पैसे देते सेठ साहूकार, वो भी ऊंची दरों पर लगान लिया करते थे, यानी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सूद या ब्याज जो है वो लिया करते थे। इससे इनके मन में संघर्ष का भाव पुनः उत्पन्न होता है और फिर संथाल संघर्ष होता है, जिसको आप बोलते हैं संथाल विद्रोह। क्या बोल देंगे? संथाली विद्रोह। 1855 और 56 के मध्य संथाल विद्रोह होता है, और इसमें विद्रोह जो होता है वो एक भयंकर रूप ले लेता है और अंग्रेज सरकार इन्हें दबाने का बहुत ज़्यादा प्रयास करती है। किसके नेतृत्व में यह होता है, आगे पढ़ते हैं। आगे देखते हैं संथाल विद्रोह जो है किसके नेतृत्व में हुआ है, तो वो सिंधु मांझी के नेतृत्व में हुआ है। आगे पढ़ते हैं पांचवी रिपोर्ट। ये क्या है? पांचवी रिपोर्ट जो है 1813 के अंदर इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे भारत में काम करती थी, उसके कार्यों का लेखा जोखा, उनके अधिकारियों का भ्रष्टाचार, या फिर भारतीय किसानों की लगान व्यवस्था, या फिर यहाँ की शासन व्यवस्था को लेकर एक रिपोर्ट जो तैयार की गई थी, जिसको क्या नाम दिया गया है? पांचवी रिपोर्ट। कब लागू हुई? 1813 में